नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सबका अपने YouTube चैनल DRS मैथ्स पर स्वागत करता हूं। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो चैप्टर है क्रमचय और संचय, यानी कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। और इस चैप्टर का आज ये 9वां वीडियो हम लोग करने चल रहे हैं। इसमें आज हम लोग देखेंगे कुछ और नए तरह की चीजों को, कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स को, और प्रैक्टिस करेंगे कुछ और नए क्वेश्चंस को। तो चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं सर्कुलर परम्यूटेशन, यानी कि वृत्तीय क्रमचय। ठीक, अब ये वृत्तीय क्रमचय, अब देखो हमने दो कंडीशंस लिया हुआ है, सर्कुलर अरेंजमेंट और उन्हीं सर्कुलर अरेंजमेंट के रिस्पेक्ट में लीनियर अरेंजमेंट, यानी वृत्तीय क्रम के रिस्पेक्ट में रेखीय क्रम क्या क्या होगा। हमने चार चीजें ले ली, ए, बी, सी और डी। इन चारों को हम एक वृत्तीय क्रम में अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, हमने लिखा ए बी सी डी, तो ए से स्टार्ट किया तो ए बी सी डी, तो ये एक सर्कुलर अरेंजमेंट हुआ। इसके रिस्पेक्ट में रेखीय अरेंजमेंट क्या हो गया, ए बी सी डी लिखा। फिर अब इसको एक पोजीशन रोटेट, जैसे एक पोजीशन रोटेट किया ये अगले पोजीशन आ गई, मतलब ए ऊपर से यहां आ गया तो डी यहां से ऊपर चला गया। अब बन गया यहां से देखो डी ए बी सी, इस पोजीशन से काउंट कर रहे हैं तो डी ए बी सी क्या बन गया, डी ए बी सी रेखीय क्रम में। फिर एक और रोटेट किया तो अगला पोजीशन बन जाएगा, सी ऊपर आ गया तो सी डी ए बी, तो ये हो गया सी डी ए बी रेखीय क्रम में। एक और रोटेट किया तो ऊपर अब बी ऊपर पहुंच जाएगा तो बी सी डी ए, तो ये बन गया बी सी डी ए। अब फिर जैसे एक और रोटेट करेंगे वापस से ए ऊपर पहुंच जाएगा, यानी पहला पोजीशन वापस आ जाएगा। ठीक है, तो चार वस्तुओं को अगर हमने एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में, चार लोगों को, ये मान लीजिए चार लोग हैं, एक टेबल के हिसाब किनारे बैठा दिया और अब ये टेबल रोटेट होती चली जा रही है, कोई भी उठ नहीं रहा अपनी जगह से, बस सिर्फ रोटेट होती चली जा रही है, तो ये चार पोजीशन के बाद वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो वृत्तीय जो सर्कुलर अरेंजमेंट में है, इनमें किसी भी दो व्यक्तियों के बीच में अगल बगल वाले किसी का कोई पड़ोसी नहीं बदला है। ए के दाहिनी तरफ बी था, बाईं तरफ डी था, यहां भी ए के दाहिनी तरफ बी है, बाईं तरफ डी है, यहां भी ए के दाहिनी तरफ बी है, बाईं तरफ डी है, यहां भी ए के दाहिनी तरफ बी है और बाईं तरफ डी है। राइट, किसी का भी रेस्पेक्टिव पोजीशन चेंज नहीं हुआ। तो सर्कुलर अरेंजमेंट में ये चारों कंडीशंस मिलकर के एक सिंगल कंडीशन हुई, एक सिंगल वृत्तीय सर्कुलर अरेंजमेंट हुआ। लेकिन इस एक सर्कुलर अरेंजमेंट के रिस्पेक्ट में अगर मैं लीनियर अरेंजमेंट देखूं तो ये चारों अलग अलग हैं, ये चारों अलग काउंट होते हैं रेखीय क्रम में, लीनियर अरेंजमेंट में। ये है ए बी सी डी, ये है डी ए बी सी, ये है सी डी ए बी, ये है बी सी डी ए, कोई भी एक दूसरे के समान नहीं है। मतलब यहां पर कितनी कंडीशंस बन गई, कितनी पोजीशंस बन गई, चार। इसका मतलब सर्कुलर अरेंजमेंट कितने लोग, कितने ऑब्जेक्ट्स का n इज इक्वल टू, अगर मैंने 4 ले लिया तो n इज इक्वल टू 4 ऑब्जेक्ट्स में से सिंगल एक सर्कुलर अरेंजमेंट के रिस्पेक्ट में जो लीनियर अरेंजमेंट बन रहा है वो लीनियर अरेंजमेंट हो रहा है 4। मतलब जितनी चीजें हैं उतना लीनियर अरेंजमेंट बन रहा है। अब इसी चीज को ऐसे समझ लो कि मान लीजिए हमारे पास कुल n वस्तुएं हैं जिनको मुझे वृत्तीय क्रम में अरेंज करके रखना है। ठीक, और आप जानते हैं कि एक कोई भी जो डिफरेंट अरेंजमेंट होता है उसी अरेंजमेंट को परम्यूटेशन कहते हैं। तो मान लीजिए n वस्तुओं को वृत्तीय क्रम में सजाने का जो कुल तरीका है, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वेज, कुल अलग तरीका जो है वो है x। कितना तरीका है, x। जैसे इन चारों को वृत्तीय क्रम में रखने का एक तरीका यह था, ए बी सी डी एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन में। अब मैं क्या करूं, ए के बगल में सी कर दूं, यहां बी कर दूं, यहां डी कर दूं, तो एसीबीडी। अब अगला एसीबीडी तरीका हुआ वृत्तीय क्रम में। अब एसीबीडी के रिस्पेक्ट में भी चार पोजीशंस मिलेंगी लीनियर में। ऐसे ही फिर मैं एडीसीबी कर दूं तो अब फिर उसके रिस्पेक्ट में हम मुझको चार पोजीशन, मतलब एक सर्कुलर अरेंजमेंट के रिस्पेक्ट में मुझे चार लीनियर अरेंजमेंट मिल रहा है। कब, जब मेरे पास n इज इक्वल टू 4 ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब अगर मेरे पास n ऑब्जेक्ट है तो एक सिंगल सर्कुलर अरेंजमेंट के लिए, सीए मतलब सिंगुलर अरेंजमेंट के लिए मेरे पास n लीनियर अरेंजमेंट्स मिलेंगे, रेखीय क्रम में व्यवस्थाएं मिलेंगी। कितनी, एक, जितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं उतने अरेंजमेंट्स मिलते हैं। तो इसका मतलब अगर मेरे पास x टोटल परम्यूटेशन है तो x सर्कुलर अरेंजमेंट के लिए मेरे पास n इंटू x टाइम्स लीनियर अरेंजमेंट मिलेंगे। यहां तक बात ओके हो गई। अब इसी चीज को आप देखो, लेकिन मैं ये जानता हूं कि लीनियर अरेंजमेंट में n ऑब्जेक्ट्स को अगर मुझे लीनियर अरेंजमेंट में अरेंज करना है तो npn की जो वैल्यू है, n में से टोटल n ऑब्जेक्ट्स को लीनियर अरेंजमेंट में रखना है, तो ये वैल्यू आती है फैक्टोरियल n। कितनी आती है, फैक्टोरियल n। तो इसका मतलब कि ये जो लीनियर अरेंजमेंट है n इंटू एक्स, ये वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा फैक्टोरियल n। n इंटू एक्स
इज इक्वल टू फैक्टोरियल n। इस तरीके से निकालेंगे तो टोटल अरेंजमेंट n इंटू एक्स आता है। परम्यूटेशन के हिसाब से npn यानी फैक्टोरियल n होना चाहिए। अब इसी चीज को सॉल्व कर लो, आपको आपका फॉर्मूला मिल गया। क्या है? n इंटू एक्स इज इक्वल टू फैक्टोरियल n। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n। और आप जानते हो कि n अगर मैं बाहर ले लूं फैक्टोरियल n को लिख सकता हूं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये डिवाइडेड बाई n हो गया। ये वैल्यू कैंसिल आउट होगी, ठीक है। और x इज इक्वल टू, तो हमने जो माना था कि सर्कुलर परम्यूटेशन x है, तो वो आ गया n माइनस 1 फैक्टोरियल। कहने का मतलब अगर मुझे 10 लोगों को एक टेबल के अराउंड बैठाना है, एक सर्कुलर टेबल के अराउंड में, तो कुल कितने तरीके से मैं इनको बैठा सकता हूं? तो ये हो गया n इज इक्वल टू 10। कुल तरीका होगा x, जो कि 10 माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा फैक्टोरियल 10 माइनस 1, यानी कि फैक्टोरियल 9 तरीके से हम 10 लोगों को किसी भी टेबल के अराउंड बैठा सकते हैं। ये तरीका समझ में आया? देखो यहां पर एक और चीज समझनी है आपको। अब जैसे देखो, ये अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता हूं तो मुझको मिलता है ABCD। क्या मिलता है? ABCD। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता हूं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुझको मिलता है ADCB। ठीक है, इसका मतलब कि ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही दो अलग अरेंजमेंट्स हैं, टू डिफरेंट अरेंजमेंट्स। मतलब कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों अरेंजमेंट्स अलग अलग हैं। तो जब ये कंडीशन होती है, जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में जो अरेंजमेंट्स हैं वो डिफरेंट आते हैं, तब ये फॉर्मूला आता है कि n ऑब्जेक्ट्स में से n को अगर सर्कुलर टेबल में अरेंज करना है तो टोटल वैल्यू होती है फैक्टोरियल n माइनस 1। अब मान लो मैंने क्या काम करा कि भाई मेरे पास यहां पर है a, यहां पर भी है b, यहां पर भी है b, और यहां पर मेरे पास है c। इस सेकेंड वाली कंडीशन में देखो, अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता हूं तो मुझको मिलेगा ABCB। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता हूं तो भी मुझको मिलेगा ABCB। मतलब कि क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शंस में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों बिल्कुल सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अभी तक मैं यहां पर ये डबल काउंट करता था, ये दोनों तो सिमिलर निकल गए। दोनों कैसे निकल गए? सिमिलर, एक जैसे हो गए। तो इन दोनों की तो भाई ये 2 बार काउंट हो गए, ये तो गलत है। इस कंडीशन में जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में कोई डिफरेंस ना हो, इस कंडीशन में जो तरीका है नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, फैक्टोरियल n माइनस 1 तो है ही है। बस डिफरेंस क्या हुआ कि इस वाली सिचुएशन में ये 2 बार काउंट हो गए हैं, तो जो भी वैल्यू आएगी उसका हाफ कर दो। क्या कर दो? हाफ ऑफ फैक्टोरियल n माइनस 1 कर दो। कब? जब क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज में कोई डिफरेंस ना हो, और फैक्टोरियल n माइनस 1 ही रहेगा जब उनमें डिफरेंस हो। तो कब ये डिफरेंस नहीं होता है और कब ये डिफरेंस होता है, उसके लिए देख लीजिए। अब इस चीज को ऐसे समझ लीजिए कि सर्कुलर परम्यूटेशन यानी वृत्तीय क्रमचय जो है, जब क्लॉकवाइज इज नॉट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शंस डिफरेंट है, जो अरेंजमेंट है दोनों डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन फैक्टोरियल n माइनस 1 होगा। और जब क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, मतलब दोनों कंडीशन सेम है, तो वो हाफ ऑफ फैक्टोरियल n माइनस 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि n ऑब्जेक्ट्स में से अगर r ऑब्जेक्ट्स का सर्कुलर अरेंजमेंट करना, अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डिफरेंट हैं और n में से r वस्तुओं को लेना है, तो n में से r को लेने का तरीका परम्यूटेशन होता है npr, उसको r से डिवाइड करना है। और जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों कंडीशंस क्या है, दोनों साइड्स क्या है, सिमिलर है, सेम है, तो जस्ट जो यहां की वैल्यू उसका हाफ कर देना, मतलब हाफ ऑफ npr बाई r, यानी कि npr बाई 2r। कहीं कहीं ये फॉर्मूला मिलेगा। अब आप पूछेंगे सर ये कैसे आया? अरे भाई अभी तो मैंने बताया कि क्या मिला था आपको, जब n ऑब्जेक्ट्स को सर्कुलर अरेंजमेंट आप कर रहे थे, तो वो जो अरेंजमेंट अगर सर्कुलर परम्यूटेशन x है, तो वो x इज इक्वल टू आपको मिला था फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n। तो ये फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n क्या है? n वस्तुओं में से सभी n को लेने का तरीका npn, और उसको आपने डिवाइड कर दिया जितने वस्तुओं को आपको लेना था उतने से, यानी npn डिवाइडेड बाई n। तो अगर n में से r वस्तुओं को लेना है तो परम्यूटेशन होगा इसके हिसाब से npr, और जितने को आप ले रहे हैं उससे आपको डिवाइड करना है, npr बाई r हो गया। सिमिलर वही है, npr बाई r हो गया। बस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कोई डिफरेंस है नहीं इनमें, इसलिए उसको हाफ करना है, क्योंकि एक ही चीज 2 बार काउंट हो रही है। ठीक है, तो ये तरीके हैं। जब सभी वस्तुओं को लेना है तो टोटल तरीका फैक्टोरियल n माइनस 1, और इस कंडीशन में हाफ ऑफ n माइनस 1। सभी में से कुछ वस्तुओं को लेना है तो टोटल परम्यूटेशन npr बाई r, और यहां पर हो जाएगा ये तरीका कि हाफ ऑफ npr बाई r या npr बाई 2r। अब दोनों कंडीशंस कैसे हैं, एक एग्जांपल ले लेता हूं। देखो, अब जैसे इसका तरीका क्या है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंस होगा। जैसे कोई एक राउंड टेबल हमने ले लिया और उस राउंड टेबल के चारों तरफ हमने 4-5 लोगों को बैठा दिया, यहां 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 यहां, तो 5 लोग भाई एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, इधर और इधर के हिसाब से देखेंगे तो वो डिफरेंस दिखेगा। ठीक है, डिफरेंस नहीं दिखेगा उसका एग्जांपल हुआ अरेंजमेंट ऑफ बीट्स इन
नेकलेस मतलब मोतियों की अगर आप एक माला बनाओगे तो कोई भी मोती, क्योंकि वो सिमिलर हैं, एक जैसे ही हैं सारे मोती, तो ये दो कंडीशंस ली गई हैं जहां पर हम ये मानते हैं कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंसेस नहीं होते हैं। तो जनरली अगर मोतियों की माला है तो वहां पर डिफरेंसेस नहीं है, क्योंकि सभी मोती एक जैसे हैं, तो चाहे एंटी क्लॉकवाइज देखो चाहे क्लॉकवाइज देखो डिफरेंस नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर फूलों की कोई एक माला बनाई गई है तो फूलों की माला में भी ये कंसिडर किया गया कि भाई जितनी भी मालाएं हैं, अगर कोई माला बनाई जा रही चाहे वो फूलों की हो चाहे वो मोतियों की हो, तो उसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन नहीं कंसिडर किया जाएगा, भले ही वो सभी फूल अलग अलग रंग के हों, अलग अलग टाइप के हों। लेकिन अगर कोई एक माला बन रही है, कोई एक गार्लैंड बन रहा है, कोई एक नेकलेस बन रहा है, तो उसमें हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंस नहीं लेते हैं, क्योंकि वो बनाई ही इस तरह से जाती है कि जैसी इधर से है वैसी उधर से भी रहेगी। ठीक है, जो अरेंजमेंट माला का इधर से होता है वही सेम अरेंजमेंट उधर से भी होता है, तो उसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, तो इन दो कंडीशंस में आपको ये तरीके अप्लाई करने हैं, बाकी लोगों को बैठाना है तो ये तरीका आपको अप्लाई करना है। ठीक, और अच्छे से आप समझ पाओगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आप देखो, इन हाउ मेनी वेज कैन 6 बॉयज फॉर्म अ रिंग, मतलब 6 लड़के कितनी तरह से एक घेरा बना सकते हैं। बच्चे खेलते नहीं है कि सभी बच्चे इकट्ठा होकर गोल गोल खड़े होकर के अपना एक दूसरे का हाथ पकड़ करके एक इस तरह से एक सर्कुलर रिंग बना लेते हैं, फिर गोल गोल घूमते हैं। ठीक है, तो वही बोल रहा है अगर 6 लड़के हैं तो वो कुल कितनी तरीके से एक घेरा बना सकते हैं। तो देखो लड़के हैं तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंस होगा ही होगा। कुल कितनी तरीके से बना सकते हैं, तो यहां पर n इज इक्वल टू 6 हुआ तो n-1 का मतलब 5 हुआ। कुल तरीका होता है फैक्टोरियल n-1 मतलब फैक्टोरियल 5, और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है 120। हमने आपको बताया 1 से लेकर 5 तक सभी नंबरों का गुणा कर दो। फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या हुआ, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ठीक है, या इसी को ऐसे भी आप लिख सकते हो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। कैसे भी करो 1 से लेके इस नंबर तक सभी नंबर्स का प्रोडक्ट होना चाहिए। 5 को 20 दिए 60 दूना 120, कुल 120 तरीके से ये बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन 6 बीड्स बी स्ट्रंग इनटू अ नेकलेस, मतलब कि 6 मोती कितनी तरह से एक हार में पिरोए जा सकते हैं, या फिर कितनी तरह से 6 मोतियों से एक हार बनाया जा सकता है। तो भाई देखो हमने बताया कि जब भी ये इसका कंडीशन आएगा, इसका नेकलेस का या गार्लैंड यानी फूलों की माला का, तो टोटल यहां पर देखो n इज इक्वल टू 6 है, तो n-1 इज इक्वल टू वही हो गया 5। लेकिन यहां पर कुल टोटल जो तरीका है वो होगा हाफ ऑफ फैक्टोरियल n-1, इसका मतलब हाफ ऑफ फैक्टोरियल 5। तो हाफ और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120, तो 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया टोटल 60 तरीके से उन 6 मोतियों को लेकर के एक माला बनाई जा सकती है। क्लियर? इन हाउ मेनी वेज अ गार्लैंड कैन बी मेड आउट ऑफ 10 अनलाइक फ्लावर्स, मतलब 10 भिन्न प्रकार के फूलों से एक माला कितने भिन्न प्रकार से बनाई जा सकती है। या फिर जैसे ये क्वेश्चन भी रहता कि हाउ मेनी गार्लैंड्स कैन बी मेड आउट ऑफ 10 अनलाइक फ्लावर्स, मतलब 10 भिन्न प्रकार के फूलों से कितनी मालाएं बनाई जा सकती हैं। तो दोनों का ही कंडीशन यही है, देखो n इज इक्वल टू 10 तो n-1 इज इक्वल टू 9 हो गया। अब माला है, गार्लैंड है, तो इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों सेम सिमेट्रिकल होगा। तो क्या हो गया कि हाफ ऑफ फैक्टोरियल n-1 यानी कि हाफ ऑफ फैक्टोरियल 9। अब आप फैक्टोरियल 9 का जस्ट हाफ निकाल लो। देखो अब ये फैक्टोरियल 9 हो गया 1 से लेकर 9 तक, तो 2 से 2 को काट दिया, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर लो। या तो फिर डायरेक्टली ऐसे देखो, अगर 2 से नहीं काटना है तो देखो आपको फैक्टोरियल 6 तक तो सभी को याद है कि भाई 5 तक कितना होता है, फैक्टोरियल 5 होता है 120। 6 तक जब आप इसी को लेकर के आओगे तो ये होता है 720। 7 तक लेकर के आओगे तो 5040। ठीक है, 8 तक लेकर के आओगे तो 40,320, और फैक्टोरियल 9 निकालते हो तो ये आपको आ जाता है 3,62,000 समथिंग आता है, 3,62,288। ठीक है, जीरो, ये इतना आता है। अब इसी चीज को अगर हम डायरेक्टली अगर ऐसे निकालेंगे, इसी का हाफ करते हैं, तो यहां से ये वैल्यू निकाल दो डायरेक्टली। या तो 2 से 2 को अगर काट दिया तो फैक्टोरियल 7 तक में जो वैल्यू आ रही थी कितनी 5040, वो आ जाएगी 2520। अब जब आप इसको 2520, ठीक है, 2520 8 से गुणा करो तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। 8 दूनी 16 का 6, 8 पंजे 40 से 41, 8 दूनी 16 4 20, 20,160। 9 से जैसे ही आप इसको गुणा करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। 9 छक 54 का 4, 9 को 9 5 14, 1 9 दूना 18, तो 1,81,440 तरीके से वो माला बनाई जा सकती है। ठीक है, क्लियर? देखिए क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मेनी वेज कैन 3 men and 3 ladies बी अरेंज्ड एट अ राउंड टेबल इफ 2 ladies आर नेवर टुगेदर, मतलब 3 पुरुष और 3 महिलाएं किसी गोल मेज के चारों ओर कितनी तरह से बैठ सकते हैं यदि कोई 2 महिलाएं पास पास ना बैठें। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो सबसे पहले जिनके ऊपर कंडीशन अप्लाइड है उनको छोड़ के दूसरे को बैठाओ। कंडीशन किस पर अप्लाइड है कि 2 महिलाएं पास पास ना बैठें। तो सबसे पहले आप देखो मेन कितने हैं 3, और वीमेन कितनी है वो भी 3 महिलाएं और 3 पुरुष हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेल्स को बैठाओ। तो 3 मेन्स को राउंड टेबल पे अगर मुझे बैठाना है तो भाई देखो n इज इक्वल टू कितना हो गया 3, तो n-1 कितना हो जाएगा 2। तो 3 मेन्स को राउंड टेबल पे बैठाने का कुल तरीका कितना हो गया n-1 फैक्टोरियल, मतलब फैक्टोरियल 2।
ठीक है। तो 3 आदमी फैक्टोरियल 2 तरीके से बैठ सकते हैं। जब तीनों लोग बैठ गए तो अब आप देखो एक पोजीशन यहां, एक यहां, एक यहां। देखो राउंड टेबल में जितने लोग बैठेंगे उतनी ही पोजीशन जनरेट होगी। जैसे सीधे अगर लीनियर रेखा होती, सीधी रेखा होती, तो एक आदमी को यहां बैठा था, दूसरे को यहां बैठा था, तीसरे को यहां बैठा था, तो हमारे पास 1 2 3 4 एक एक्स्ट्रा पोजीशन जनरेट होती। ठीक है। लेकिन राउंड टेबल में जितने लोग हैं उतनी ही पोजीशन जनरेट होगी। तो 2 लोगों को, 3 आदमियों को राउंड टेबल पे बैठाने का तरीका फैक्टोरियल 2 हो गया। अब इन तीनों पोजीशंस में इन 3 महिलाओं को बैठाने का तरीका क्या होगा? 3 प्लेस पर 3 लोगों को बैठाने का तरीका फैक्टोरियल 3 हो गया। ये किसका तरीका हुआ? महिलाओं को बैठाने का तरीका। ये किसका तरीका है? पुरुषों को बैठाने का तरीका। दोनों को बैठाना है तो इसका मतलब प्रोडक्ट होगा। तो फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, रिजल्ट 3 दूना 6 होता है और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है। तो आपका आंसर आ जाएगा कुल 12 तरीके से ये लोग बैठ सकते हैं राउंड टेबल पे। समझ में आ गया क्वेश्चन? इन हाउ मेनी वेज कैन 5 men and 2 ladies बी अरेंज्ड एट अ राउंड टेबल इफ 2 ladies आर नेवर टुगेदर? मतलब कि 5 पुरुष और 2 महिलाएं किसी गोल मेज के चारों ओर कितनी तरह से बैठ सकते हैं यदि कोई 2 महिलाएं पास पास ना बैठे। तो देखो भाई फिर से कंडीशन किस पर अप्लाइड है? महिलाओं पर। तो इनको अभी आप छोड़ दो। ठीक, बात करते हैं पुरुषों की। तो यहां पर n इज इक्वल टू हो गया 5, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू हो गया 4। क्यों हम इनकी बात कर रहे हैं? पहले हम 5 पुरुषों को राउंड टेबल पे बैठाएंगे, तो 5 men को राउंड टेबल में बैठाने का तरीका होगा फैक्टोरियल n माइनस 1 यानी कि फैक्टोरियल 4। यहां तक बात क्लियर है? अब जब ये 5 लोगों को बैठा दिया तो देखो 5 प्लेस क्रिएट हो गए, 1 2 3 4 5। मैंने अभी बोला कि जितने लोगों को बैठाएंगे उतना प्लेस क्रिएट होगा। अब आपके पास 5 पोजीशन जनरेट हो गई। इन 5 पर अगर हम लेडीज को बैठाएंगे तो कोई भी 2 लेडी एक साथ नहीं होगी। मतलब इन 5 प्लेसेस में 2 लेडीज को अरेंज करना है। 5p2 की वैल्यू हमने आपको क्या बताई है? 5 से शुरू करो, 2 पॉइंट्स तक आ जाओ। 5 इंटू 4। यहां तक कोई दिक्कत है? ये वैल्यू क्या हो गई? देखो 20। ये 20 तरीके हो गए लेडीज के बैठने के, और मेन के बैठने के तरीके फैक्टोरियल 4 यानी कि 24। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक सबको मल्टीप्लाई कर दो। मेन भी बैठने और लेडीज भी बैठनी है, तो दोनों का प्रोडक्ट होगा, ये भी और ये भी। तो ये तरीका कितना हो जाएगा? 24 दूना 48 यानी कि टोटल 480 तरीके से मेन एंड वीमेन यानी कि मेल एंड लेडीज बैठ सकते हैं। इसी को देखो अगर आपको लिखना है तो आप इस तरह से लिखोगे। इसको क्या करोगे आप भाई? अब ये मैंने डिटेल में आपको समझाने के लिए किया। जैसे ही क्वेश्चन आपको दिखा, कंडीशन किस पर अप्लाई है? लेडीज में। सबसे पहले आप देखोगे पुरुष कितने? 5 राउंड में बैठाना है, फैक्टोरियल 4 इंटू लेडीज कितनी है? 2। अब आपको पता है 5 पुरुष है तो 5 पोजीशन जनरेट होगी, तो 5 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 इंटू 5p2 का मतलब इंटू 5 इंटू 4। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 24 पंजे 120 चौको 480। डायरेक्ट आंसर आ गया। महिलाओं की संख्या मान लो बदल गई, ये मान लो 2 की जगह 3 महिलाएं हो गई, तो यहां पर 5p2 की जगह 5p3 कर देना। जब 5p3 कर दोगे तो इंटू 3 यहां पर आ जाएगा, इंटू 3 यहां भी हो जाएगा, तो ये वैल्यू 0, 3 8 24 का 4, 2 3 चौको 12 2 14, 1440 आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से इनका अरेंजमेंट यहां पर आपको करना है, और इस तरह के क्वेश्चन आपको ऐसे सॉल्व मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक करिए, अपने सुझाव अपने विचार कमेंट में दीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। ठीक है? और प्लीज बार बार वीडियो को देखिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी आपकी मैथ्स हो जाएगी, उतने अच्छे तरीके से आप इन चैप्टर्स को तैयार कर लेंगे। आपको कहीं भी दिक्कत आती है आप हमसे पूछिए। ठीक है? थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।